सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार पढ़ेंगे। मैं सुनीता अरोड़ा आपको वाक्य विचार समझाऊंगी। देखो, वाक्य ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनसे बोलने वाले और लिखने वाले का भाव जो है पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो वाक्य ऐसे शब्द समूह को कहते हैं, ऐसे सार्थक और क्रमबद्ध शब्द समूह को कहते हैं जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता हो। अर्थात शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह या सार्थक मेल वाक्य कहलाता है, जिससे पूरी तरह अर्थ प्रकट हो जाए और जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में वाक्य के में जो कहा गया वो विधेय होता है, अर्थात क्रिया, कर्ता द्वारा जो क्रिया की गई वो विधेय है। तो ये तो थे वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, अर्थात पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो अब जो है हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। तो वाक्य के जो भेद हैं, वाक्य के जो प्रकार हैं, उन्हें दो आधारों पर बांटा गया है। एक तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्ता होता है और मुख्य क्रिया भी एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन यहाँ पर एक ही है कर्ता और पढ़ भी सिर्फ मोहन ही रहा है। तो इस प्रकार क्या हो गया, वाक्य जो है सरल हो गया, सिंपल वाक्य है। और फिर होता है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है, संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जिस वाक्य में संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य है, मतलब सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है। समुच्चय बोधक अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्दों को कहते हैं जिनका लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, पर, इसलिए, ये सब समुच्चय अव्यय हैं। मैं खेलने अवश्य जाता पर मेरे पैर में चोट लगी थी। रुचि डॉक्टर बनना चाहती है पर राहुल इंजीनियर। समीर की बस छूट गई इसलिए वह स्कूल देर से पहुंचा। इसमें जो इसलिए है, पर है, इनका ना लिंग की दृष्टि से, ना वचन की दृष्टि से और ना ही कारक की दृष्टि से इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं जिन्हें अव्यय भी कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य में जो है समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है तथा एक से अधिक आश्रित, उसी के ऊपर जो आश्रित उपवाक्य, मतलब छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह जहाँ भी जाती है वहाँ अनेक मित्र बनाती है। पिताजी ने कहा कि आज हम घूमने जाएंगे। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो ये सब थे मिश्रित वाक्य। तो आपने पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, क्योंकि वाक्यों का जो भेद है दो आधारों पर किया गया। पहले मैंने आपको पढ़ाया रचना के आधार पर, अब जो है अर्थ के आधार पर, अर्थात मीनिंग के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधान, पहला भेद है विधानवाचक। जिस वाक्य द्वारा क्रिया के करने या होने का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वर्षा हो रही है, मुझे प्यास लगी है और आज बहुत गर्मी है, आकाश में तारे चमक रहे हैं, ये है विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक, जिसमें क्रिया के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक, जिसे आप इंग्लिश में नेगेटिव भी कहते हो। वर्षा नहीं हो रही है, आज गर्मी नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी है और आकाश में तारे नहीं चमक रहे हैं, तो ये हो गया निषेधवाचक। अर्थात जिसमें क्रिया के ना होने का संकेत हो वो निषेधवाचक है और जिसमें होने का संकेत हो वो विधानवाचक है। और तीसरा इसका है प्रश्नवाचक, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो,
आज कितनी तारीख है, आप कहाँ पढ़ते हो, ट्रेन कहाँ जा रही है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, आप तो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य का तीसरा प्रकार था, अर्थ के आधार पर। चौथा है आज्ञावाचक, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा या अनुमति का बोध हो, मतलब आज्ञा लेना और देना, और उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप बाहर बैठिए, और मिट्टी में मत खेलो, समय पर काम करो, ज़्यादा ठंड है, पानी मत पियो, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य, अगला वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक, जिसमें जिन वाक्यों में डाउटफुल हो कि काम होगा या नहीं, संदेह हो, शायद कल हमारी परीक्षा हो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना, ही इज़ लाइकली टू कम, शायद वह आ सकता है, वर्षा हो सकती है, हो सकता है वह आ जाए, माँ दफ्तर जा चुकी होगी। तो ये हो गया संदेहवाचक, मतलब डाउटफुल। और इच्छावाचक वाक्य है अगला इसका, अर्थ के आधार पर, जिस वाक्य द्वारा वक्ता की इच्छा, अभिलाषा, मनोकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सदा स्वस्थ रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जन्म दिवस की शुभकामनाएं, नववर्ष मंगलमय हो। तो ये हो गया आपका इच्छावाचक वाक्य। अगला है विस्मय आदि वाचक, जिन वाक्यों में खुशी, शौक, आश्चर्य, दुख आदि भावों का पता चलता है, हैरानी आदि का, तो उसे विस्मय आदि कहते हैं। जैसे अरे ये कैसे हो गया, उफ कितनी गर्मी है, वाह क्या बात है, शाबाश तुमसे ऐसी उम्मीद थी, अरे वाह तुम्हारे तो बड़े अच्छे नंबर आए हैं। ये हो गया आपका विस्मय आदि वाचक। अगला वाक्य आपका लास्ट वाक्य, अर्थ के आधार पर संकेतवाचक, जिसमें हम इशारा करते हैं कि जिन वाक्यों का होना किसी शर्त या स्थिति पर आधारित हो। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, अगर टिकट मिल गया तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो संकेतवाचक वाक्य है। इस प्रकार आपने पढ़ा कि वाक्य जो है शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल को कहते हैं। शब्द समूह होना चाहिए उसमें, क्योंकि दो या दो से अधिक वाक्यों के मेल से ही, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से ही वाक्य बनेंगे, और जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल होना चाहिए वाक्य, सार्थक होना चाहिए। और वाक्य के मैंने आपको दो अंग बताए, एक उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता है और विधेय क्रिया है। और वाक्य को दो आधारों पर विभाजित किया गया है, और एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, विस्मय आदिवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वाक्य समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।